Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले बताओ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? गुड मॉर्निंग। बेटा आवाज आ रही है? पायल, कुणाल, हिमांशी? यस सर। सर आ रही है। और बोर्ड दिख भी रहा है ना साफ? यस सर। चलो ये और बता दो मेरे को, कहां तक हमने पढ़ा दिया था? कौन सा टॉपिक चालू कर रखा था मैंने? सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ। सूक्ष्म जीवों का लाभ। अच्छा, या सूक्ष्म जीवों का लाभदायक महत्व, यही था। और शायद उसमें 2 या 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। ठीक है, पहला जो टॉपिक हमने क्लियर किया था, अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट टॉपिक था, एक तो टीके वाला किया था, एक प्रतिजैविक वाला किया था, और एक खाद्य पदार्थों के तौर पर किया था। 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए थे। अब देखो, टॉपिक आपका सेम रहेगा, खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों का लाभदायक महत्व है, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सूक्ष्म जीवों का लाभदायक महत्व है। सूक्ष्म जीवों का लाभदायक महत्व। ठीक है, अब देखो, सूक्ष्म जीवों के लाभदायक महत्व से मतलब ये है कि कई बार ये बातें हो चुकी हमारे आमने सामने कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमें क्या फायदा पहुंचता है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, वो सारी चीजें हम इसमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों की बदौलत कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है, कई प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है। फिर हमने पढ़ा था सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक महत्व है, और सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक महत्व में पढ़ा था कि अल्कोहल कैसे बनती है, या बिजनेस लेवल की और भी बात करें तो सूक्ष्म जीव उसमें कैसे प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं, सूक्ष्म जीवों का औषधीय महत्व है, और औषधीय महत्व में हमने ये पढ़ा था कि एंटीबायोटिक दवाई कैसे बनती है, और वैक्सीनेशन या टीका कैसे बनाया जाता है, या वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या होता है। ये सारी चीजें मैं इससे पहले वाली क्लास में आपको बता चुका हूं। अब देखो नंबर 4, सूक्ष्म जीवों के लाभदायक महत्व का नंबर 4 वाला पॉइंट कौन सा है? नंबर 4, ध्यान देना। नंबर 4 वाला पॉइंट है सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरक क्षमता, सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के काम में भी आते हैं, बढ़ाने के काम में भी आते हैं। या फिर आप इसमें पॉइंट डाल सकते हो मृदा की उर्वरक क्षमता के रूप में, सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरक क्षमता के रूप में। और इसमें ध्यान रखना, देखो सूक्ष्म जीवों की बदौलत मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। क्या बोला मैं ये बोल रहा हूं, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। कैसे, वो मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें, जब मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था कि भूमि को कैसे तैयार किया जाता है। तो भूमि को तैयार करने के लिए जुताई की जाती है। अब जुताई से क्या लाभ है? एक तो मिट्टी को पोला बनाना था, और दूसरा जो टारगेट था वो ये था कि मिट्टी के नीचे जितने भी सूक्ष्म जीव है ना, वो सारे ऊपर आने चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव कैसे थे? लाभदायक। और वो सारे के सारे सूक्ष्म जीव मृदा की क्या बढ़ाते हैं? उर्वरक क्षमता। देखो कैसे, नोटिस करना, जैसे मान लो कि फील्ड है हमारा, खेत है, क्या है ये? खेत। अब अगर इस खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ानी है ना, तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होना जरूरी है। इस खेत में क्या होना चाहिए? सूक्ष्म जीव, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की बदौलत ही मृदा की उर्वरक क्षमता को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। अगर मिट्टी में सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो मृदा की उर्वरक क्षमता कमजोर पड़ जाएगी, मृदा की उर्वरक क्षमता घट जाएगी। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर उर्वरक क्षमता क्या होती है? उर्वरक क्षमता होती है मृदा की पैदावार करने वाली क्षमता। जिस मिट्टी की उर्वरक क्षमता ज्यादा होती है, उस मिट्टी में, उस खेत में हम ज्यादा फसल का उत्पादन कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी के खेत में बहुत ज्यादा उर्वरक क्षमता है मृदा के अंदर, तो उसमें बहुत ज्यादा फसल हो सकती है।
और अगर किसी खेत में मृदा की उर्वरक क्षमता कम है, उर्वरक क्षमता से मतलब है पैदावार करने की क्षमता, मृदा का गुण, मृदा में कौन कौन से वो पोषक पदार्थ है, ये सब उर्वरक क्षमता में आते हैं। अगर किसी मृदा की उर्वरक क्षमता कम है तो फिर उस मृदा में फसल का पैदावार क्या होगा, फसल का प्रबंधन या फसल का प्रोडक्शन क्या होगा, उत्पादन कम होगा। और अगर किसी मृदा की उर्वरक क्षमता ज्यादा है तो फिर जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, जो मृदा का फसल का प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपको उर्वरक क्षमता, आवाज बंद करो बेटा, आवाज बंद करो। किताब तो ले बैठ गई अरे आवाज बंद करो, फाइल वीडियो बंद करो। देखो ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है, सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के काम में आते हैं। अब क्यों आते हैं, क्योंकि अगर मृदा के अंदर जितने ज्यादा सूक्ष्म जीव होंगे ना, आपकी मृदा की उर्वरक क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और मृदा की उर्वरक क्षमता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, फसल का प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन, फसल की पैदावार उतनी ही ज्यादा ग्रोथ करेगी। इसलिए मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव होना बेहद जरूरी है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही मृदा की उर्वरक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा देखो, ये तो उर्वरक क्षमता के लिए है, इसके अलावा मृदा में कई प्रकार के नाइट्रोजन, ध्यान देना इसकी तरफ, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकारक, देखो नाइट्रोजन स्थिरीकारक से मतलब है, आपने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा होगा 7th क्लास के अंदर, या आपके 8th क्लास में इसी चैप्टर में लास्ट में आएगा नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र चलता है ना, नाइट्रोजन चक्र से मतलब ये है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, 78%। तो बताओ ये जो नाइट्रोजन है ये पेड़ पौधों को चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पेड़ पौधे नाइट्रोजन की बदौलत ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अगर पेड़ पौधों को प्रोटीन बनाना है तो उनको क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रोजन। अगर पेड़ पौधों को प्रोटीन बनाना है तो उनको क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन तो कहां पर है, वायुमंडल में। लेकिन अगर मृदा पर पेड़ पौधे उग रहे हैं, ध्यान देना इस चीज की तरफ, अगर मृदा पर पेड़ पौधे उग रहे हैं तो वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। ये स्पेशल सुन लेना, हालांकि पूरी बात तो मैं नाइट्रोजन चक्र में समझाऊंगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता दूं। पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, डायरेक्ट से मतलब है पत्तियों से। जैसे पेड़ पौधे पत्तियों के माध्यम से CO2 ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं और दूसरी गैस ले सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकते, वो हम नाइट्रोजन चक्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन इन्हीं सूक्ष्म जीवाणु, इन्हीं मृदा के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो इस नाइट्रोजन को किस तक पहुंचाते हैं, पेड़ पौधों तक। सोचो अगर मृदा में वो जीवाणु नहीं पाए जाएंगे तो ये नाइट्रोजन पेड़ पौधों तक नहीं पहुंचेगी, और पेड़ पौधों तक अगर नाइट्रोजन नहीं जाएगी तो पादप प्रोटीन का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जीवाणु जो मृदा तक वायुमंडल से नाइट्रोजन पहुंचा रहे हैं, ऐसे जीवाणुओं को बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकारक, नाइट्रोजन स्थिरीकारक या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था कि सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरक क्षमता के बढ़ाने के काम में भी आते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट है। एक लास्ट पॉइंट और है, इसके 5 पॉइंट बताने आपको। एक लास्ट पॉइंट और है कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पर्यावरण की सफाई कैसे होती है, पर्यावरण की सफाई के रूप में, पर्यावरण की सफाई के रूप में। ये भी देखो पॉइंट नंबर 5, पर्यावरण की सफाई के रूप में, पर्यावरण की सफाई के रूप में ध्यान देना। देखो पर्यावरण की सफाई से मतलब ये है, अगर मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को बोलूं तो आपको समझ में भी आ रहा है कि सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा पर्यावरण की सफाई की जाती है। या फिर मैं ऐसे कहूं कि इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण पर्यावरण शुद्ध है,
इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण आज पर्यावरण में स्वच्छ वातावरण बना हुआ है। फिर अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर कैसे? सेकंड क्वेश्चन यही है कि कैसे। तो इस कैसे का आंसर सुनो आप। मैं क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं कि जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, सूक्ष्म जीवाणु पर्यावरण की क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवाणु ही पर्यावरण की क्या करते हैं? सफाई। सूक्ष्म जीवाणु ही पर्यावरण की क्या करते हैं? सफाई। कैसे? कैसे? इस कैसे का आंसर देखना हमें, ठीक है। पॉइंट में तो आप यही डाल दोगे कि सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से या वायुमंडल में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनकी बदौलत ही पर्यावरण स्वच्छ रह पाता है या पर्यावरण में सफाई रह पाती है। सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत पर्यावरण में सफाई को बढ़ावा मिला है। अब कैसे मिला है उसका आंसर तो यहाँ से मिलेगा। देखो कैसे, सोचो सोचो, क्या आपने देखा भी होगा आपके आसपास अगर कोई गाय, भैंस, भेड़, बकरी, नीलगाय मर जाती है, ठीक है, या मान लो कोई भैंस मर गई, या मान लो कोई गाय मर गई, या कोई कुत्ता मर गया, तो उसका शरीर ऐसे कैसे रहेगा या 2-4 दिन के बाद में वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो ये कोई, ऐसे मान लो ये कोई भैंस का शरीर है, ये कोई भैंस है और भैंस भी कैसी है? मृत। ये एक मरी हुई भैंस है। तो 3-4 दिन के बाद हम देखते हैं कि ये जो मरी हुई भैंस है, ये जो इसका मृत शरीर है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। वो कहाँ गया? मिट्टी बन गई इसकी। जो मृत भैंस है, जो भैंस का जो मृत शरीर है, 2-3 दिन तो नहीं लेकिन 4-5 दिन के बाद में इसका पूरा शरीर क्या बन जाता है? मिट्टी बन जाता है। तो फिर ये जो भैंस है, जो मरी हुई भैंस है, इसका शरीर कहाँ गया? मिट्टी में। किसने बदला? इस भैंस के शरीर को मिट्टी में किसने बदला? इस भैंस के शरीर को मिट्टी में बदलने वाले कौन है? सूक्ष्म जीवाणु। देखो कैसे, ध्यान देना, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं वायु के अंदर। सूक्ष्म जीवाणु कहां पर पाए जाते हैं? नोटिस करो, वायु के अंदर। तो वायु में पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है ना, सब अटैक करेंगे इसके ऊपर। जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है वायु में पाए जाने वाले, वो इस भैंस के मृत शरीर पर क्या करेंगे? अटैक। और वो इसको खाएंगे, नष्ट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, इससे पोषण लेंगे अपना, ठीक है। इसको खा खा के इसको क्या कर देंगे? नष्ट। नष्ट होने का मतलब है जो भैंस का जो मृत शरीर है ना, वो वहां से हट चुका है, उसकी मिट्टी बन चुकी है। अगर सोचो अगर वायु में ये सूक्ष्म जीवाणु नहीं होते तो इस भैंस के शरीर को कौन नष्ट करता? कोई नष्ट नहीं करता। और इसमें से जो गंदी स्मेल निकलती, उससे वायु प्रदूषण बढ़ता। अरे बंद करो इसको, वीडियो बंद करो। देखो ये बात समझ में आ रही है आपको कि ये भैंस का मृत शरीर नष्ट कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत हुआ। अगर सूक्ष्म जीवाणु पर्यावरण में नहीं पाए जाते तो इस भैंस का मृत शरीर नष्ट नहीं होता। तो सोचो एक ही भैंस नहीं मरती, न जाने कितनी भैंसें मरती है, न जाने कितनी गायें मरती है, न जाने कितने और दूसरे जानवर बनते हैं। सबका शरीर पृथ्वी के ऊपर पड़ा रहता और सबकी डेड बॉडी से इतनी भयंकर, इतनी गंदी स्मेल आती कि पूरा वायुमंडल क्या हो जाता? प्रदूषित हो जाता, पर वायु प्रदूषण बढ़ जाता बहुत ज्यादा। और अगर इनके मृत शरीर पानी में जाके मिलते तो जल प्रदूषण हो जाता, मृदा में जाके मिलते तो मृदा प्रदूषण हो जाता। कुल मिला के पूरे पर्यावरण में क्या हो जाती? गंदगी हो जाती। तो इन जानवरों के मृत शरीर को नष्ट करके इन सूक्ष्म जीवाणुओं ने पर्यावरण को क्या किया है? स्वच्छ किया है। पर्यावरण की क्या की है? सफाई की है। समझ में आ गया होगा पॉइंट, कैसे सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से पर्यावरण साफ रहता है, इसके कारण। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, ये तो था जानवरों का शरीर, और अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं तो आपने देखा होगा कई प्रकार के औद्योगिक कंपनियां हैं, कई प्रकार के औद्योगिक कारखाने हैं, या कई प्रकार के आप और भी दूसरे मटेरियल मान सकते हो। उनका जो कचरा है, उद्योगों का कचरा, ठीक है, हॉस्पिटल का कचरा, या कोई सार्वजनिक स्थान का कचरा, या और किसी प्लेस का कचरा, इस कचरे को एक जगह डाल दिया जाता है। मान लो कचरे का ढेर लगा दिया, ये हॉस्पिटल का कचरा आ गया, ये मान लो आसपास हमारे घरों का कचरा आ गया, ठीक है, ये फैक्ट्रियों का कचरा आ गया। तो जगह जगह कचरे के ढेर लग रहे हैं, कचरा 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 कचरा। ये लो, अब बताओ इस कचरे से वायु प्रदूषण नहीं होगा? क्योंकि इसमें से बहुत भयंकर स्मेल निकलती है, बहुत गंदी स्मेल निकलती है। वो स्मेल वायु में मिलेगी और वायु क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी। तो इस ये जो कचरा एक जगह डाला जाता है, यहाँ पर जो वायु है वहां पर पाए जाते हैं सूक्ष्म जीवाणु,
और सारे सूक्ष्म जीवाणु इस कचरे पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो नोटिस कर लो, सोच लो, समझ लो, ध्यान दे लो, सूक्ष्म जीवाणु एक ऐसी कड़ी है पर्यावरण के अंदर जिन्होंने गंदगी को बहुत हद तक कम कर दिया। पर्यावरण की सफाई करने में इनका सबसे ज्यादा रोल है, किसका, सूक्ष्म जीवाणुओं का। ये लो, सूक्ष्म जीवाणु का एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैंने पूरे कितने महत्व बताए, 5 महत्व है। पहला महत्व क्या बताओगे, खाद्य पदार्थ के रूप में। दूसरा, वाणिज्यिक स्तर पर। ये सोनू क्या नाम है, ये वीडियो बंद करो और आवाज ही बंद करो अपनी, कि बार बार वीडियो चालू क्यों कर रहे हो आप। और ये वॉइस किसने चालू कर रखी है, कुणाल सैनी। कोई भी आवाज नहीं खोलेगा अपनी आवाज। आपको अपनी जो वॉइस है उसको अनम्यूट तभी करना है जब आपको क्वेश्चन पूछना। जब तक क्लास चलती है क्लास को चलने दो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, सूक्ष्म जीवाणु का जो लाभदायक महत्व है, पहला खाद्य पदार्थ के तौर पर, पहला कौन सा है, खाद्य पदार्थ के तौर पर, ठीक है। दूसरा जो है खाद्य पदार्थ के तौर पर, दूसरा हमने पढ़ा था वाणिज्यिक स्तर के रूप में, तीसरा हमने पढ़ा था औषधि के रूप में, चौथा हमने पढ़ा, अब ये भी पढ़ा हमने चौथा, मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, और पांचवा आ गया पर्यावरण की सफाई करने के रूप में। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन तैयार हो गया 5 या 6 नंबर का। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन डालूंगा, सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभों को समझाइए। 6 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया एक ही, सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभों को समझाइए। फिर आप पहला पॉइंट डालोगे, सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों के रूप में काम में आते हैं। दूसरा पॉइंट, सूक्ष्म जीव वाणिज्यिक स्तर पर काम में आते हैं। तीसरा पॉइंट, सूक्ष्म जीव औषधीय निर्माण के काम में आते हैं। चौथा पॉइंट, सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के काम में आते हैं। पांचवा पॉइंट, सूक्ष्म जीव पर्यावरण की सफाई करने के काम में आते हैं। और इतना ही नहीं लिखना, इनकी डिटेल भी देनी है कि कैसे खाद्य पदार्थ के काम में आए, कैसे वाणिज्यिक स्तर पर काम में आए, ठीक है, कैसे दवाइयां बनी उनसे, कैसे टीका बना उनसे, कैसे मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ी, और कैसे पर्यावरण को स्वच्छ किया गया उनके द्वारा, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन तैयार करवा दिया मैंने पूरा, सूक्ष्म जीवों का लाभदायक महत्व है। अब आपको क्या करना है, इस लाभदायक को हटा के इसकी जगह हमें क्या करना है, हानिकारक, या फिर मैं डायरेक्टली बोलूं, सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां, ठीक है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां, या फिर सूक्ष्म जीवों से होने वाले दुष्प्रभाव। तो वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में, वो भी देख लेते हैं। देखो सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानि, सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां, ओके। क्या पढ़ना है, पहले तुमने पढ़ा था सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ, अब हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियां। लाभ हमने पढ़े 5, लाभ कितने पढ़े हमने, 5, लेकिन हानियां 5 नहीं है, कम है, फिर भी जो भी है ध्यान ध्यान दोगे आप, ठीक है। सबसे पहले नोटिस करना, देखो पहला जो पॉइंट है वो है सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां। ये लो, बीमारियों से मतलब है, ध्यान रखना, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम की अगर बात करें तो 70 से 80% बीमारियां किसके द्वारा फैलती है, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। मैंने कहा था सूक्ष्म जीवाणु, कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं और उनको हम बोलेंगे कि सर ये सूक्ष्म जीवाणु मित्र हैं, और कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं।
फिर उन्हें बोलेंगे कि सर ये तो शत्रु है। लेकिन ध्यान रखना, जो सूक्ष्म जीवाणु लाभ पहुंचा रहा है वो हानि नहीं पहुंचाता। लाभ पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवाणु अलग होते हैं, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवाणु अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु अलग है, ठीक है, और प्रॉफिट पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवाणु अलग होते हैं, सॉरी नुकसान करने वाले। तो सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां, देखो सबसे पहले नोटिस करोगे सूक्ष्म जीवों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, वो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले बीमारी की बात करते हैं। बीमारी बोल दो या सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग बोल दो, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। अब रोग क्या है, ध्यान देना, थोड़ा सा रोग के बारे में समझाऊंगा। रोग क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे फैलते हैं। रोग अंग्रेजी में बोला जाता है इसको डिजीज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, डिजीज। देखो रोग किसे कहते हैं, पहली बात तो रोग क्या है। मैं तुमसे एक छोटी सी डेफिनेशन पूछूं कि बताओ रे रोग किसे कहते हैं, बीमारी किसे कहते हैं, या इसका एक तीसरा नाम और है जिसको बोला जाता है व्याधि। क्या बोला जाता है, व्याधि। रोग बोल दो, बीमारी बोल दो, व्याधि बोल दो, जो भी है, लेकिन छोटी सी डेफिनेशन है, व्हाट इज डिजीज, रोग किसे कहते हैं। तो इसका जितनी छोटा क्वेश्चन है उतना ही छोटा आंसर है। रोग से मतलब है अचानक अचानक अगर हमारे शरीर में होने वाली गतिविधियां असामान्य हो जाए, उसे ही रोग कहा जाता है। अचानक हमारे शरीर में, अचानक हमारे शरीर में होने वाली गतिविधियों में, होने वाली गतिविधियों में आई असामान्यता। ऐसा अचानक हमारे शरीर में होने वाली गतिविधियों में आई असामान्यता क्या कहलाती है, रोग कहलाती है। देखो कैसे, मतलब ये है जैसे मान लो अचानक हम नॉर्मल गतिविधियां करते हैं। नॉर्मल गतिविधियां क्या होती है, देखना, खेलना, कूदना, खाना, तैरना, उछलना, सोना, लेटना, ये सब हमारे शरीर की होने वाली गतिविधियां हैं और ये हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। अचानक मैं तुम्हें नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे चलूंगा, ठीक है, तुम बैठे हो और मान लो हम बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, अचानक सर दुखने लग गया, अचानक फीवर होने लग गया, आप खेल रहे हो, अचानक आपके पाँव में दर्द हो गया, तो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं खेलोगे जितने पहले खेल रहे थे। आप खेल रहे हो, मान लो खेलते खेलते आपके पाँव में दर्द हो गया, खेलते खेलते आपके हाथ में दर्द हो गया। हाथ में दर्द होने का मतलब है कोई ना कोई तो बात है जिससे हाथ में दर्द हुआ है, वही बीमारी है। आप बैठे हो, कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अचानक आपके सर दर्द होने लग गया, तो क्या आप रेगुलर पढ़ाई करोगे या पढ़ाई करना बंद करोगे? पढ़ाई करना बंद कर दोगे, क्योंकि अचानक से जो नॉर्मल गतिविधि थी ना जिसमें हम पढ़ रहे थे उसमें असामान्यता आ गया। जो नॉर्मलिटी थी ना वो अब एबनॉर्मलिटी हो चुकी है, असामान्यता आ गई कि सर पहले सर नहीं दुख रहा था, अब सर दुख रहा है, इसका मतलब वो रोग है। सर रोग से मतलब है सर ऐसे तो दुख नहीं सकता, कोई ना कोई तो वजह होगी जिससे सर दुख रहा है, ठीक है। आप खेल रहे हो, ठीक है, या आप सो रहे हो, अचानक आपके फीवर आ गया, तो जिस सोने से पहले जितने अच्छे तरीके से आप सोए थे या जितने अच्छे तरीके से काम करके आप सोए थे, तो फीवर आने के बाद आप उतने अच्छे तरीके से उठ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सामान्य गतिविधियों में क्या आ गई, असामान्यता आ गई, ठीक है। उसे ही क्या बोला जाता है, रोग बोला जाता है। रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। ध्यान देना बेटा, 2 प्रकार के रोग, एक संचरण और एक असंचरण। संचरणीय रोग और दूसरा है असंचरणीय रोग। अब संचरणीय का मतलब है एक तो कम्युनिकेबल है, एक नॉन कम्युनिकेबल है। संचरणीय का मतलब ये है कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, ये सब चीजें आप 9th क्लास में पढ़ोगे। वह रोग जो एक पर्सन से मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, समझ गए। संचरण का मतलब होता है चलना, संचरण कम्युनिकेशन नहीं होता क्या, संचार के साधन, संचरण चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, एक पोजीशन से दूसरे में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में।
तो वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है कौन सा रोग कहलाता है? संचरणीय रोग। इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता। अब आप सोचो, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड खर्च करो अपना। ऐसे कौन कौन से रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं? मान लो मेरी बॉडी में कोई बीमारी है, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपकी बॉडी में आ सकती है, या आपकी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मेरे शरीर के अंदर आ सकती है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो इस समय जो एपिडेमिक चल रही है इस समय, जो महामारी चल रही है इस समय, उसी का ही नाम ले लो, कोरोना, सॉरी कोविड-19। अब जो कोविड की बीमारी है वो कौन सी है? संचरणीय है कि असंचरणीय? बहुत ज्यादा संचरणीय है। ये तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ज्यादा फैलने वाली है। ये मान लो खांसी है, जुकाम है, या और भी कई ऐसे रोग है, ठीक है, जो कैसे होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं असंचरणीय रोग होगी, जैसे सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, क्या ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं? सिर दर्द संचरणीय रोग हुआ कि असंचरणीय? तो आप सोचो थोड़ा सा, सिर दर्द एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता। अगर किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, शरीर के अंदर जितने भी जॉइंट है, ये जितने भी जॉइंट है, अगर इनमें दर्द हो रहा है, तो क्या ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं क्या? नहीं जाते। नो सर, नहीं जाते, ठीक है। तो ये कौन से रोग हुए? असंचरणीय। और ये कौन से रोग हुए? संचरणीय। जैसे मान लो किसी का सर दुख रहा है और हमने जाके हाथ लगा दिया उसको, ये लो मेरा भी सर दुखने लगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रोग दो प्रकार के होते हैं, एक संचरणीय और एक असंचरणीय। अब थोड़ा सा नोटिस करना, हमें असंचरणीय रोग नहीं पढ़ने, हमें इस चैप्टर के अंदर असंचरणीय रोग नहीं पढ़ने, हमें कौन से रोग पढ़ने हैं? संचरणीय रोग। कौन से रोग पढ़ने हैं? संचरणीय रोग। ध्यान देना, हमें सिर्फ संचरणीय रोग पढ़ने हैं। और संचरणीय रोगों से मतलब है वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, ये वाला। इसको मैंने अलग से लिखा है, ध्यान देना। अब आप सोचो, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, 101% जाते हैं। लेकिन कैसे जाते हैं, इस चीज पर भी तो नोटिस करना पड़ेगा ना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग कैसे पहुंच रहा है? कोई तो चीज होगी जो उस रोग को लेके जा रही है, कोई तो मीडिएटर होगा जो उस रोग को डील कर रहा है, पहुंचा रहा है, अराइव करवा रहा है, ठीक है। ऐसे तो मान लो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ये एक हेल्दी पर्सन है। मान लो ये जो व्यक्ति है ना, ये बीमार है, ठीक है, और ये जो व्यक्ति है ये स्वस्थ है। ये कैसा है? स्वस्थ। हेलो सर। क्या हुआ, कोई क्वेश्चन है? देखो, ये बीमार व्यक्ति, ये स्वस्थ व्यक्ति, तो ये बीमार व्यक्ति इसको इन्फेक्टेड कर सकता है, इसको संक्रमित कर सकता है। कैसे? अगर इसकी बॉडी में पाई जाने वाली बीमारी इसमें चली जाए तो, अगर इसकी बीमारी इसमें पहुंच रही है तो वो बीमारी कौन सी कहलाएगी? संचरणीय है, ठीक है। और संचरणीय बीमारी बहुत सारी है, ठीक है। अब इस व्यक्ति की बीमारी इस व्यक्ति में कैसे दोबारा समझाओ। आवाज बंद करो बेटा, आवाज बंद करो। देखो क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि इस व्यक्ति की बीमारी इस व्यक्ति में कैसे जाएगी। अब रोग कैसे पहुंच रहे, इस व्यक्ति के रोग इसमें कैसे जा रहे, इस व्यक्ति के दोबारा रोग जा रहे। तो ध्यान देना, अब इस व्यक्ति के रोग इसमें जाने के कई रीजन हो सकते हैं। तो रोगों का जो संचरण होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग जाते हैं उनका जो संचरण है, उनके कई प्रकार के तरीके हैं, जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा, या फिर भोजन के द्वारा, या फिर भोजन के द्वारा। अगर एक व्यक्ति के रोग, अगर किसी बीमार व्यक्ति के रोग किसी स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं, इस व्यक्ति के रोग अगर इसमें पहुंचते हैं, तो इस रोग को पहुंचाने के 3 ही तरीके हैं। कहने का मतलब है
संचरणीय रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में 3 ही तरीकों से पहुंच सकते हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा। मान लो कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, अगर वो खांस रहा है, अगर वो छींक रहा है, तो उसके अंदर खांसी के दौरान सूक्ष्म जीवाणु बाहर आ रहे हैं, छींकने के दौरान सूक्ष्म जीवाणु बाहर आ रहे हैं। तो अगर उन सूक्ष्म जीवाणु की चपेट में दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो वो तो वायु के द्वारा फैल गया, वो तो किसके द्वारा फैल गया, वायु के द्वारा। जल के द्वारा, जल से मतलब है अगर ये बीमार व्यक्ति है, इसने पानी पिया, तो पानी पीने के दौरान इसके मुंह के बैक्टीरिया किस में आ सकते हैं, पानी में, और उसी पानी को अगर ये स्वस्थ व्यक्ति पीता है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड। तो बताओ यहाँ पर बीमारी किसके द्वारा फैलाई गई, जल के द्वारा। जल। तीसरी बात, भोजन के द्वारा, अगर इसका झूठा भोजन स्वस्थ व्यक्ति खाता है तो भी इसके इन्फेक्टेड होने के चांस हो जाते हैं। तो ये तो है रोग, ये तो है माध्यम। रोग को पहुंचाने वाले माध्यम कौन कौन से है, वायु है, जल है और जल है, भोजन। वायु है, जल है और भोजन है। और ध्यान रखना, जो संचरणीय बीमारियां होती है, जो संचरणीय बीमारियां होती है वो सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत होती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ठीक है, हैजा, खसरा, पोलियो, चेचक, टीबी, टाइफाइड, काली खांसी, ठीक है, अफ्रीकन निद्रा रोग, हाथी पांव रोग, प्लेग, ये जितनी भी बीमारियों का मैंने नाम लिया ना, सब संचरणीय है, सब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और सबका रीजन है सूक्ष्म जीवाणु। बताओ कोविड किसकी वजह से हो रहा है, ये भी तो सूक्ष्म जीवाणु, किसकी वजह से, वायरस की वजह से। सूक्ष्म जीवों से। खांसी जुकाम ये वायरस से फैलती है, सूक्ष्म जीवों से पाया जाता है। अब सुनो ध्यान से, कौन सी बीमारी कौन से सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा फैल रही है, कौन सी बीमारी कौन से सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा फैल रही है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से फैलती है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस से फैलती है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से फैलती है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कवक से फैलती है। मैंने कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव बताए थे तुम्हें, एक तो बताया था जीवाणु, 4 प्रकार, एक प्रोटोजोआ, एक कवक और एक शैवाल। तो शैवाल निकाल दो यहाँ से, बाकी जो 3 सूक्ष्म जीव बच रहे हैं ना, उनके द्वारा बहुत सारी बीमारियां फैलती है। अब कौन सी बीमारियां फैलती है वो चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बड़ा आवाज क्यों खोलते हो आप, पता नहीं क्यों बार बार आप इसको खोलते हो। आपको क्लास में ध्यान नहीं रहता क्या आपका, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टीचर यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और आप पता नहीं कहाँ ध्यान है। क्यों बार बार आपकी आवाज अनम्यूट क्यों जाती है। देखो अब ये जो संचरणीय रोग है सारा मैंने समझा दिया। संचरणीय रोग किसके माध्यम से फैलते हैं, और संचरणीय रोग कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन करूं, संचरणीय रोग किसे कहते हैं, आप जवाब दे दोगे। दूसरा क्वेश्चन, संचरणीय रोग किसके द्वारा फैलते हैं, तो आंसर आएगा वायु, जल और भोजन। संचरणीय रोग फैलाने, संचरणीय रोग का माध्यम तो ये हो गया, और संचरणीय रोग किसके द्वारा होता है, किससे फैलता है, मैं फैलने की बात नहीं कर रहा, किसके द्वारा होता है। संचरण रोग किसके माध्यम से फैलता है, तब तो ये आंसर। और संचरण रोग किसके द्वारा होता है, तो उसका सीधा सा आंसर है कि सर सूक्ष्म जीवों के द्वारा। और सूक्ष्म जीव कोई एक प्रकार का तो होता नहीं है, सूक्ष्म जीवों में तो बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस भी आते हैं, कवक भी आते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, इन सब के द्वारा बीमारियां फैलती है। तो अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मैं डायरेक्टली हेडिंग डालूंगा जीवाणु से होने वाली बीमारियां, फिर जैसे कंप्लीट होगा विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां, फिर जैसे ही कंप्लीट होगा कवक के द्वारा होने वाली बीमारियां, फिर जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियां। लेकिन इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तो एक बार मेरे को बताना ये जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, आवाज खोलो। यस सर। पूरा समझ में आ गया सर? यस सर, यस सर। पूरा, कोई क्वेश्चन पूछना है? पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहे हैं। ये कौन सी मशीन चल रही है साइड में, हिमांशी ड्रिल समझ मशीन। में आ रहा है पूरा? हिमांशी ठीक है, Yes, चलो sir. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू।